स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 1786 के अधिनियम को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के ड्रॉबैक्स यानी कि उसकी कमियों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने 5 से 6-7 ड्रॉबैक्स पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के आपको बताए थे। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसे एक बार ज़रूर चेक करें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब आप इन एक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद एक पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जाके आपको चीज़ें बेटर तरीके से अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम 1786 के अधिनियम को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली इस एक्ट को लाने का मतलब जो मेन पर्पस था इस एक्ट को लाने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन है उसको और प्रभावी इस एक्ट के माध्यम से बनाना चाहती थी। मेजरली इस एक्ट में अगर हम देखें तो इसने गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल पर काम किया है। ठीक है, और इसने गवर्नर जनरल की शक्ति को और अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश की है, और इसमें जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की जो बाधाएं हैं उसको भी इस एक्ट के माध्यम से कम करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इसमें गवर्नर जनरल का जो पद है और कमांडर इन चीफ जो कि सेना प्रमुख का जो पद है, इन दोनों पदों को एक ही व्यक्ति को देने की अनुमति देने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। ठीक है, तो इसमें हमको लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री देखने को मिलेगी एज अ गवर्नर जनरल, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफ़ा देकर के इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट में हम ये भी देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या क्या शर्तें थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी शर्तों को माना या नहीं माना, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत आने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कुछ अपनी शर्तें रखी हुई थी। ठीक है, कि मैं भारत तभी जाऊँगा जब आप अब मेरी इन शर्तों को मंजूरी देंगे। ठीक है, तो और हम देखेंगे इस एक्ट के प्रावधानों को। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और चलिए समझते हैं इस एक्ट को और इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 1786 के इस अधिनियम को। ठीक है, तो 1786 का अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि बैकग्राउंड में ऐसा क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट को पास करना पड़ा। ठीक है, या फिर पारित करना पड़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इस एक्ट के तहत बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स, कहाँ के? बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाए थे। ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर 1774 से 1785 तक इस पद पर रहे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर। ठीक है, लेकिन 1780 के दशक तक 1780 के दशक तक ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को लेकर काफ़ी आलोचनाएं हो रही थी। ठीक है, इन पे कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे। ठीक है, आरोप लग रहे थे, और ये आरोप क्या क्या था? जैसे आरोप लग रहा था कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ठीक है, और कंपनी की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो कमज़ोर है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक है कमज़ोर हैं, और
इसमें कहा कह रहे थे कि कंपनी के जो अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आरोप लग रहे थे कि भारत के राजाओं के साथ संबंधों में समस्याएं हैं। ठीक है, भारत के राजाओं के साथ संबंधों में समस्याएं हैं। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर लग रहे थे 1780 के दशक तक ब्रिटेन में। ठीक है, और इसी दशक में 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, और चूँकि पीट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक, यानी कि नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नया निकाय बनाया था, और इस निकाय की मदद से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण स्थापित किया। मतलब इस पीट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण को बढ़ा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, लेकिन जो समस्याएं थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी। समस्याएं जिनके बारे में ब्रिटेन में बातचीत चल रही थी, जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की आलोचनाएं की जा रही थी, वो कुछ समस्याएं अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो फिर अब ब्रिटिश सरकार जो है वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार भारत में एक ऐसा गवर्नर जनरल लेके आना चाहती थी जो ईमानदार हो। ठीक है, ईमानदार हो, प्रभावशाली हो। ठीक है, प्रशासनिक सुधार कर सके, ठीक है, और सरकार की नीतियों को लागू कर सके, सरकार की नीतियों को लागू कर सके। तो ऐसा एक गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार इस समय ढूंढ रही थी कि ताकि ये जो आलोचनाएं और आरोप लग रहे थे ये ख़त्म हो सके ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को चुना। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इन्होंने चुना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से 1785 में इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, इस्तीफ़ा दे दिया और ये चले गए इंग्लैंड। ठीक है, इस्तीफ़ा देकर ये चले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जैसे ये गए तो इन पर भी बहुत सारे आरोप लग रहे थे। ठीक है, कि इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है। ठीक है, सत्ता का दुरुपयोग किया है। ठीक है, भ्रष्टाचार किया है, भर भर के करके भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, और भारतीय राजाओं के साथ कठोर व्यवहार किया है करके। ठीक है, राजाओं के साथ कठोर व्यवहार किया है करके। ठीक है, तो ये कुछ आरोप इंग्लैंड में जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफ़ा देने के बाद गए तो उन पे ये आरोप लगाए गए। परिणाम स्वरूप वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया। ठीक है, महाभियोग चलाया गया, और इस महाभियोग की शुरुआत की थी एडमंड बर्क ने। ठीक है, इस महाभियोग की शुरुआत की थी। दरअसल एडमंड बर्क जो थे ये एक ब्रिटिश राजनेता थे। ठीक है, ब्रिटिश
राजनेता थे और ये संसद भी थे, ठीक है, संसद भी थे। एडमंड बर्क का मानना था कि कंपनी के अधिकारियों को भारत में अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, भारतीयों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, ठीक है, कंपनी केवल लाभ कमाने के लिए शासन नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि सत्ता के साथ नैतिक जिम्मेदारी भी आती है, ठीक है। तो ऐसा मानना था एडमंड बर्क का। एडमंड बर्क के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीय प्रजा और राजाओं के साथ कठोर व्यवहार किया और कंपनी की शक्तियों का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। इसलिए इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध ब्रिटिश संसद में, ठीक है, ब्रिटिश संसद में लगातार भाषण देना शुरू कर दिया और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की, ठीक है। इन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की, ठीक है। और अंततः इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। तो यार देखो, ये महाभियोग एक्चुअली है क्या? तो महाभियोग जो है वो एक ऐसी कानूनी और एक ऐसी कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया है, ठीक है, कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार के जो बड़े पदों पर जो बैठे अधिकारी होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो, तुम्हारा न्यायाधीश हो, ठीक है, न्यायाधीश हो, या फिर गवर्नर जनरल हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो जो सरकार के ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उन पर आरोप लगाकर उन पर जांच कराया जाता है, ठीक है, और उन पर मुकदमा चलवाया जाता है, ठीक है। और ये चेक किया जाता है कि वास्तविकता में जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर आरोप में उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो फिर उनको उसके हिसाब से फिर आगे का उनको सज़ा वगैरह या फिर जो भी दंड देना रहता है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है महाभियोग, ठीक है। तो इसी तरह का महाभियोग एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में जाकर वहाँ की प्रजा और वहाँ के राजाओं के साथ कठोर व्यवहार किया था और जो कंपनी के जो शक्तियाँ हैं उनका दुरुपयोग किया था, ठीक है। तो यार वॉरेन हेस्टिंग्स पर ये जो महाभियोग चलाया जा रहा था, ये जो आरोप लगाए गए थे, ये जो मुकदमा चलाया जा रहा था ब्रिटिश अदालत में, ब्रिटिश संसद वगैरह में, ये कई वर्षों तक चला, ठीक है, कई वर्षों तक इन पर महाभियोग की कार्रवाई चली। और लेकिन ब्रिटिश अदालत ने इन्हें 1795 में बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश अदालत को ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिसके तहत वो वॉरेन हेस्टिंग्स को दोषी पा सकें, ठीक है। मतलब ब्रिटिश अदालत उन्हें दोषी नहीं पाया। अंत में अदालत यह सिद्ध नहीं कर पाई कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऐसे अपराध किए थे जिनके लिए उन्हें कानूनी रूप से दोषी ठहराया जा सके। तो क्या वॉरेन हेस्टिंग्स ने सच में सत्ता का दुरुपयोग किया था, भ्रष्टाचार किया था, या फिर भारतीय राजाओं के साथ, प्रजा के साथ कठोर व्यवहार किया था? क्या ऐसा सच में था? तो यार देखो, ऐसा डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतिहासकारों में इसे लेकर काफ़ी मतभेद हैं, ठीक है। और ये कहा जा सकता है कि उन पर गंभीर आरोप लगे थे वॉरेन हेस्टिंग्स पर, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग, और उन पर ब्रिटिश अदालत में महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है। बाकी उन्होंने भ्रष्टाचार किया था नहीं किया था, ये अभी भी विवाद का विषय है। तो ये जो 1786 का अधिनियम है, ये जो 1786 का अधिनियम है, एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786, जिसे हम डिक्लेरेटरी एक्ट
ऑफ 1786 भी कहते हैं, ठीक है, मतलब इसको इस नाम से भी जाना जाता है, डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1786। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट को लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांग पर पारित किया था, क्योंकि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत पर गवर्नर जनरल बनाकर भेजने की तैयारी हो रही थी, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ शर्त रखी थी कि अगर मुझे भारत में व्यवस्था सुधारनी है तो मुझे पर्याप्त अधिकार दीजिए करके। क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये डर था कि अगर उनको भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया जाए और फिर वहाँ पे जाने के बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके निर्णय से अगर बार बार असहमत होते गए तो फिर वो निर्णय कैसे ले पाएंगे, ठीक है। जैसे युद्ध के समय वो त्वरित निर्णय कैसे ले पाएंगे, विद्रोह के समय वो तुरंत कार्यवाही कैसे कर पाएंगे, या फिर प्रशासनिक नीतियों को वो कैसे अच्छे से चला पाएंगे या लागू कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ उनको डर था कि अगर मैं भी भारत गया और ये काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ये बार बार असहमत होते गए तो फिर मैं जैसा चाहता हूँ चीज़ों को वो उस तरह से नहीं हो पाएगा, मैं भी वॉरेन हेस्टिंग्स की तरह फंस जाऊंगा वहाँ पे जा कर के, ऐसे करके। और अंततः जवाबदेही तो मतलब अंततः जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि फंसता तो बड़ा अधिकारी ही है, ये लोग तो बच जाएंगे, इस टाइप का मतलब वो डर रहा था एक तरह से क्या कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो वो पहले से भारत में गवर्नर जनरल बन के आने से पहले ही इन सभी चीज़ों को ब्रिटिश सरकार से अच्छे से सुनिश्चित करवा रहा था कि जब मैं भारत में गवर्नर जनरल बन करके जाऊंगा तो मुझे प्रशासनिक सुधार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अधिकार चाहिए। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स की स्थिति उनके सामने थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ या जो भी था, ठीक है। तो इसलिए वो ये सब चीज़ भारत आने से पहले, यहाँ गवर्नर जनरल बनने से पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाह रहा था, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे भारत आया गवर्नर जनरल बन के, और वो कहता है कि अपने काउंसिल के सदस्यों से कि भाई राजस्व व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार करना चाहिए हमें, इस तरह से, ठीक है। लेकिन काउंसिल उसके गवर्नर जनरल के जो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इससे अगर असहमत होते हैं और बोलते हैं कि नहीं अभी ये फैसला, ये निर्णय नहीं लेंगे, अभी ये नहीं करना है, ऐसे करके, तो फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस वो जो चाहता था वो निर्णय नहीं ले सकता था प्रशासनिक वगैरह सुधारने के लिए, ठीक है। और वो ऐसा नहीं चाहता था। कॉर्नवालिस भारत में एक तरह का व्यापक सुधार करने के लिए आने वाले थे, मतलब व्यापक सुधार करना चाहते थे, और वो ऐसी स्थिति अपने केस में नहीं चाहता था। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत आने से पहले ब्रिटिश सरकार के सामने दो प्रमुख मांगें रखी, ठीक है। जिसमें जो सबसे पहला मांग था इनका वो ये था कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि भाई मुझे ऐसी शक्ति दो, मतलब ये पावर दो कि मैं ज़रूरत पड़ने पर जो काउंसिल के बहुमत के जो फैसले होंगे उसको अस्वीकार कर सकूं। मेरे ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि काउंसिल के बहुमत के फैसले को मुझे स्वीकारना ही है। इस तरह से उन्होंने ये अपना पहला शर्त रखा, ठीक है, कि ज़रूरत पड़ने पर काउंसिल के बहुमत के फैसले को अस्वीकार करने की शक्ति, ठीक है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांगों में से पहला मांग था, ठीक है। दूसरा इसने ब्रिटिश सरकार से कहा कि भाई जो गवर्नर जनरल का पद है, ठीक है, और जो कमांडर इन चीफ का पद है, ठीक है, कमांडर इन चीफ मतलब कि सेना प्रमुख, ठीक है, सेना प्रमुख का जो पद है, तो पहले क्या होता था कि इनमें अलग अलग लोग इन पदों पर रहते थे, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि
मतलब मुझे ऐसी पावर दो कि गवर्नर जनरल भी मैं ही रहूं और कमांडर इन चीफ भी मैं ही रहूं। ठीक है, तो इन्होंने ये शर्त भी ब्रिटिश सरकार के सामने रखा कि मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों शर्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत आने से पहले ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, जिसमें पहला था कि ज़रूरत पड़ने पर मैं काउंसिल के जो बहुमत के जो फैसले हैं उसको अस्वीकार कर सकूं, मुझे ये पावर दे कर के भेजो। ठीक है, दूसरा वो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी वो था कि गवर्नर जनरल के साथ साथ मुझे कमांडर इन चीफ भी बना दो। ठीक है, जबकि पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल कोई एक अलग व्यक्ति होता था और कमांडर इन चीफ अलग व्यक्ति होता था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ये दोनों पद दो पर खुद आना चाहते थे भारत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की इन मांगों पर ब्रिटिश सरकार ने विचार किया। ठीक है, और विचार करने के बाद उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस की इन दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया और इसे डॉक्यूमेंट करते हुए कानूनी रूप देते हुए एक अधिनियम पारित किया, जो है 1786 का अधिनियम। ठीक है, जिसमें कानूनी रूप से ब्रिटिश सरकार ने लोगों को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बताया कि भाई ज़रूरत पड़ने पर अब जो गवर्नर जनरल होगा वो काउंसिल के बहुमत के फैसले को अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, कुछ विशेष मामलों में। और दूसरा है कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वही कमांडर इन चीफ होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो रिफॉर्म्स हैं अब इन्हें डॉक्यूमेंट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1786 का अधिनियम पारित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की इन दोनों मांगों को उनके शर्तों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 1786 के अधिनियम की प्रावधानों को। ठीक है, तो 1786 के एक्ट के जो प्रावधान थे उसमें सबसे पहला प्रावधान तो वही था कि जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि भाई मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं कुछ विशेष परिस्थितियों में जो काउंसिल है उसके बहुमत के जो फैसले होंगे उसको अस्वीकार कर सकूं। ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए बाध्य न रहूं। तो इसका सबसे पहला जो प्रावधान था कि गवर्नर जनरल को काउंसिल के फैसले या निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार। ठीक है, तो ये इस 1786 के अधिनियम का सबसे पहला प्रावधान था। ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा सा कि हो क्या रहा था। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में 4 मेंबर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को एक कार्यकारी परिषद में ये 4 मेंबर्स इसलिए दिया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार सोचती थी कि यार भारत बहुत दूर है और इतने बड़े साम्राज्य में एक ही व्यक्ति को, गवर्नर जनरल को पूरा मतलब निर्णय, कोई भी नियम पास करने का अधिकार हम नहीं दे सकते, इतना बड़ा शक्ति नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्होंने उनके मदद के लिए क्या कर दिया, 4 कार्यकारी परिषद बोलता हूँ, एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की। ठीक है, एक कार्यकारी परिषद बनाया जिसमें उन्होंने 4 मेंबर दे दिया। ठीक है, 4 मेंबर दिया, लेकिन ताकि ये जो गवर्नर जनरल हैं ये अपनी मनमानी ना कर सके एकदम से और एकदम तानाशाह जैसा ना बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो फैसले होंगे अब बहुमत से होंगे। ठीक है, और गवर्नर जनरल को यहाँ पे एक अधिकार दिया गया था निर्णायक मत का। ठीक है, कि आप कास्टिंग वोट कर सकते हो, लेकिन ये कास्टिंग वोट तभी होगा जब ये पांचों के पांचों लोग जब वोटिंग करेंगे और वोटिंग टाई की स्थिति में आ जाए, मतलब बराबरी की स्थिति में। ठीक है, बराबरी की स्थिति में, और ऐसी स्थिति
इस समय न के बराबर आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल के लिए अपने इच्छा से अगर वो कुछ नियम कानून पारित करना चाहता था, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं कर पाता था, वो कानून लागू नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और उसके लिए प्रशासन चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ठीक है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे परेशान कर रखा था, और दूसरी बात कि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के बीच बार बार विवाद या टकराव देखने को भी मिल रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? पिट्स इंडिया एक्ट आया और 1784 में, और इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको घटाकर चार मेंबर पहले थे, उसमें से एक को घटाकर अब 3 कर दिया गया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के केस में क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन बराबरी की स्थिति ना के बराबर बन रही थी, मतलब कभी बनती ही नहीं थी अच्छे से। ठीक है, तो वो इस अधिकार को ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं कर पाता था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की इसी निर्णायक मत के अधिकार वाली जो शक्ति है, इसको बढ़ाते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इसके काउंसिल के जो सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी, ताकि अगर मान के चलो एक भी सदस्य अगर गवर्नर जनरल के पक्ष में वोट कर देंगे तो फिर ये 2 बनाम 2 का केस हो जाएगा, और इस बराबरी की स्थिति में फिर गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत का यहाँ पे यूज़ करके निर्णय को अपने पक्ष में ला सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे निर्णायक मत दे, अब टाई की स्थिति जो कि पहले न के बराबर आती थी, अब उसकी थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत देने का जो अधिकार था उसका यूज़ कर पा रहा था। ठीक है, और फैसले अपने पक्ष में करवा पा रहा था। लेकिन ये गवर्नर जनरल अभी भी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये काउंसिल के सदस्यों से बंधे हुए हैं। ठीक है, मतलब कुछ कुछ मामले ऐसे होते थे जहाँ पे गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्यों के साथ मिलकर डिस्कस करना पड़ता था, उनकी सलाह माननी पड़ती थी। ठीक है, और अगर काउंसिल के सदस्य उसके फैसले का, उसके निर्णय का विरोध कर देते थे, तो फिर वहाँ पे गवर्नर जनरल मतलब वो निर्णय नहीं ले पाते थे, या फिर वो कानून लागू नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि गवर्नर जनरल जो है वो तुरंत निर्णय नहीं ले पा रहा था, कि प्रशासन चलाने में कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती थी जहाँ पे गवर्नर जनरल को इंस्टेंट तुरंत के तुरंत ज़्यादा समय न लेते हुए कोई फैसला लेना पड़ता था, कोई निर्णय लेना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में उसे काउंसिल के साथ बैठना पड़ता था, फिर उनसे डिस्कशन करनी पड़ती थी, काउंसिल फिर विचार करती थी इस पे और रिपोर्ट्स वगैरह देखती थी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता था जिसमें काफ़ी सारा समय चला जाता था, और जहाँ पे गवर्नर जनरल को इंस्टेंट कोई फैसले लेने पड़ते थे वहाँ पे उसको बहुत देरी हो जाती थी, और निर्णय लेने में मतलब काफ़ी देर हो जाता था, प्रशासन में रुकावटें आती थी, प्रशासनिक समस्याएं पैदा हो जाती थी। ठीक है, तो ये सबको वॉरेन हेस्टिंग्स झेल रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, चूँकि वो भी तो वहाँ से देख रहा था ब्रिटेन से कि भारत में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ऐसा करके, तो उन्होंने ये सब चीज़ों को पहले से वो सोच रखा था कि भाई ऐसा अगर मेरे साथ हुआ तो मैं तो जो चाहूँगा वो अच्छे से प्रशासन नहीं चला पाऊँगा। ठीक है, मुझे प्रशासन सुधारना है यहाँ पे, ना कि उलझ जाना है इन सिस्टम में। तो इसलिए उन्होंने भारत आने से पहले ब्रिटिश सरकार के सामने ये मांग रखी कि भाई काउंसिल के निर्णय या फैसलों को मैं अस्वीकार कर सकूं, कुछ विशेष मामलों में मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसे करके। ठीक है, इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहो तो कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि मान के चलो कि गवर्नर जनरल जो है वो युद्ध करना चाहता है, युद्ध शुरू करना चाहता है, उसको ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि भाई अब यहाँ पे हमको युद्ध शुरू कर देना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, लेकिन काउंसिल के जो ये 3 मेंबर हैं ये इनके फैसले का विरोध कर देते हैं, तो गवर्नर जनरल जाहिर सी बात है बहुमत से ये हार जाते हैं और अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशंस में गवर्नर जनरल जहाँ पे उनको त्वरित डिसीजन लेना था, त्वरित निर्णय लेना था प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ पे काउंसिल के चक्कर में अटक जाता था और सही से निर्णय नहीं ले पाता था। दूसरा केस इसमें आप ये सोच सकते हो कि मान के चलो कि कोई भारतीय राज्य है, उसने अचानक से विद्रोह कर दिया, ठीक है, इनके ऊपर में आक्रमण कर दिया और गवर्नर जनरल तुरंत फिर उस आक्रमण जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे सेना भेजना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन काउंसिल के सदस्य पहले क्या कर रहे हैं, पहले चर्चा करेंगे, फिर रिपोर्ट देखेंगे, फिर अनुमति लेंगे। तो ये सब चीज़ प्रोसेस में गवर्नर जनरल फिर वो डिसीजंस नहीं ले पाता था जो वो चाह रहा था, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये रिक्वेस्ट ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था कि गवर्नर जनरल को काउंसिल के फैसले, निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दीजिए, ठीक है, इस 1786 के अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दे दी और उन्होंने 1786 के अधिनियम का इसको एक पहला प्रावधान बनाया कि गवर्नर जनरल को काउंसिल के फैसले या निर्णयों को अब से अस्वीकार करने का अधिकार होगा कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी इस बात को समझती थी कि इतने बड़े साम्राज्य में, भारत में, इसमें प्रशासन को हैंडल करने के लिए, चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, सही से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कभी कभी गवर्नर जनरल को त्वरित डिसीज़न लेना पड़ सकता है। इस तरह से मतलब इसकी ज़रूरत है, ऐसे करके उनको भी ये एहसास हुआ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने गवर्नर जनरल को इस एक्ट के माध्यम से ये पावर दे दिया कि इतने बड़े साम्राज्य में कभी कभी गवर्नर जनरल को तत्काल निर्णय लेने की शक्ति इसमें मिलेगी, इस प्रोविज़न के थ्रू करके। तो पहले क्या होता था कि पहले गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के बहुमत के निर्णय को मानना ही पड़ता था, पिट्स इंडिया 1784 तक, ठीक है। लेकिन 1786 के अधिनियम आने के बाद अब गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के बहुमत के फैसले या निर्णयों को कुछ विशेष मामलों में अस्वीकार कर सकता था। अब 1786 के अधिनियम के दूसरा जो प्रोविज़न है, दूसरा जो प्रावधान है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका दूसरा प्रावधान क्या किया था इन्होंने, जो कि गवर्नर जनरल का दूसरा रिक्वेस्ट था ब्रिटिश सरकार को कि वो चाहता था कि गवर्नर जनरल का पद और कमांडर इन चीफ का पद, मतलब इन दोनों पद में गवर्नर जनरल को ही अपॉइंट किया जाए, इस तरह से, ठीक है। तो इसका दूसरा प्रावधान था कि इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का पद, कमांडर इन चीफ का यानी कि सेना प्रमुख का पद एक ही व्यक्ति को यानी गवर्नर जनरल को दे दिया, ठीक है। ये इसका दूसरा प्रोविज़न था, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा था कि एक मिनट, जब पिट्स इंडिया एक्ट ने, एक मिनट नीचे ही बताता हूँ, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 कर दिया था, ठीक है। तो और इसमें एक चीज़ अनिवार्य कर दिया था कि इन तीनों काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे उनमें से एक जो मेंबर होगा उसको अनिवार्य रूप से कमांडर इन चीफ होना होगा, कमांडर इन चीफ का होगा, ठीक है। मतलब ये ये 3 मेंबर्स में से एक मेंबर का जो पद होगा वो कमांडर इन चीफ का होगा, ठीक है। तो ये मतलब ज़रूरी कर दिया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल और काउंसिल में एक नया समस्या पैदा हो गया था कि गवर्नर जनरल और सेना का जो प्रमुख है, मतलब कमांडर इन चीफ है, मतलब जो कि अब काउंसिल
का एक मेंबर बन चुका था गवर्नर जनरल के काउंसिल का, इनके बीच में कभी कभी वाद विवाद हो जाते थे या फिर वाद विवाद होने की संभावना बनी रहती थी। ठीक है, तो चूँकि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के आने के बाद ये समस्या जनरेट होने लगी थी और इससे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये भली भांति परिचित था, क्योंकि उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का केस देखा रहा होगा। ठीक है, तो वो अपने केस में ये जो प्रपंच है ये नहीं चाहता था, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे ही गवर्नर जनरल बनाओ और मुझे ही कमांडर इन चीफ बनाओ, ताकि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल में जो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ यानी कि जो सेना प्रमुख, जो कि काउंसिल का एक सदस्य हो गया था अनिवार्य रूप से, अब उनके बीच जो ये वाद विवाद की समस्या या संभावना हो रही थी ये अब ना हो मेरे साथ। इस तरह से इसको भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रेक्टिफाई करके इस अपनी मांगों के तहत इसको भी रखा और 1786 के इस अधिनियम ने इस एक्ट में ये प्रावधान भी जोड़ दिया कि इसने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का पद एक ही व्यक्ति को दे दिया, यानी कि गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब चूँकि यहाँ ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के बीच में, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था ये प्रशासन का प्रमुख था। ठीक है, ये प्रशासन का प्रमुख था, लेकिन कमांडर इन चीफ जो होता था ये सेना का प्रमुख था। ठीक है, सेना प्रमुख था। तो गवर्नर जनरल का जो दृष्टिकोण था वो प्रशासन को अच्छे से चलाने के प्रति था और उनका जो मेन मोटिव था वो प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाना था। वो प्रशासनिक नीतियों के हिसाब से चीज़ों को करते थे और इसमें ये राजनीतिक और आर्थिक कारणों के हिसाब से डिसीजंस लेते थे गवर्नर जनरल जो है। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक कारणों को ये देखते थे। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर कमांडर इन चीफ यानी सेना प्रमुख की बात करें तो इनका जो दृष्टिकोण था ये सैन्य दृष्टिकोण से अपना निर्णय लेते थे। ठीक है, सैन्य इनका दृष्टिकोण था, सैन्य दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये सैन्य दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते थे और उनके हिसाब से बात करते थे। तो जाहिर सी बात है ये दो अलग अलग व्यक्ति थे, दो अलग अलग एक प्रशासन प्रमुख था, एक सेना का प्रमुख था। दोनों का चीज़ों को देखने का जो तरीका था वो अलग था, जिसकी वजह से यहाँ पे वाद विवाद होने की काफ़ी संभावना बनी रहती थी और कभी कभी वाद विवाद हो भी जाता था। ठीक है, तो इसलिए 1786 के अधिनियम में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रोविज़न को ऐड करवाया इसमें कि भैया अब गवर्नर जनरल भी मैं ही रहूँगा और कमांडर इन चीफ यानी सेना प्रमुख भी मैं ही रहूँगा, तो ये वाद विवाद नहीं आएगा और किसी भी परिस्थिति को मैं एक सिंगल नज़र से देख सकता हूँ, ताकि प्रशासन को मैं अच्छे से सुधार सकूँ, चला सकूँ। ठीक है, निर्णय सही से ले सकूँ। ठीक है, तो इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस सोचते थे। पहले दिक्कतें क्या हो रही थी कि अगर मान के चलो कमांडर इन चीफ कह रहा है कि तुरंत हमला कर देना चाहिए, ऐसा बोल रहा है किसी विशेष परिस्थिति पर, लेकिन गवर्नर जनरल नीतियों को देखते हुए कह रहा है कि नहीं, हमला नहीं करनी चाहिए। तो इस ऐसे परिस्थितियों में इन दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाते थे। ठीक है, क्योंकि एक नीति वगैरह को देख रहे थे और एक सैन्य दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहे थे। तो फाइनली ब्रिटिश सरकार ने जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब भारत भेजा, ठीक है, तो उनको गवर्नर जनरल का भी पद दिया गया और कमांडर इन चीफ का भी पद दिया गया, मतलब कमांडर इन चीफ का पद भी इनको दिया गया। इससे प्रशासन और सेना एक ही नेतृत्व के अधीन आ गए। ठीक है, मतलब अब क्योंकि इंसान एक था तो उसको चीज़ों को देखने का नज़रिया भी एक ही था। ठीक है, और वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देख पा रहे थे और सैन्य दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देख पा रहे थे और जो बैलेंस्ड डिसीज़न है वो ले पा रहे थे। ठीक है, और जो निर्णय लेने में जो देरी होती थी इन कॉन्फ्लिक्ट्स के चक्कर में, वो अब नहीं होता था। निर्णय लेना अब तेज़ी हो, उसमें तेज़ी आ गई थी निर्णय लेने में।
यानी कि निर्णय तेज़ी से होने लगे थे, और जो आंतरिक टकराव था गवर्नर जनरल और सेना प्रमुख के बीच में उनके काउंसिल के, वो अब कम हो गए। तो पीट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल तो बढ़ाया था, लेकिन गवर्नर जनरल अभी पीट्स इंडिया एक्ट जब लागू हुआ था और 1786 का अधिनियम आया नहीं था, इस समय गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के से बंधे हुए थे एक तरह से, मतलब उस पर कहीं ना कहीं अभी भी डिपेंडेंट थे। ठीक है, 1786 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल को इसी बंधन से मुक्त करा दिया, उसे एक्स्ट्रा पावर दे करके। तो ये दो प्रमुख प्रावधान थे, ठीक है, 1786 के अधिनियम के, जिसका पहला प्रावधान था कि इसने गवर्नर जनरल को काउंसिल के फैसले या निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया। ठीक है, और दूसरा जो था इस एक्ट ने, दूसरा जो था इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का पद एक ही व्यक्ति को यानी कि गवर्नर जनरल को दे दिया था। ठीक है, हालांकि इस एक्ट ने पीट्स इंडिया एक्ट की कुछ कमियों को भी दूर किया। ठीक है, लेकिन पीट्स इंडिया एक्ट की जो बाकी सारी जो कमियां थी वो भी एग्जिस्ट कर रही थी, अभी भी इसने पीट्स इंडिया एक्ट की सारी कमियों को दूर नहीं किया। ठीक है, जैसे डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था अभी भी बनी रही। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था अभी भी बनी रही। एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, और एक तरफ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी समाप्त नहीं हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी समाप्त नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रत्यक्ष शासन है, ठीक है, प्रत्यक्ष शासन, ये अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में नहीं आया था। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आया था। भी भारतीयों पर कर लागू हो रहे थे, कानून लागू हो रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्हें प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं होती थी उनकी। ठीक है, प्रशासन में कोई भागीदारी अभी भी नहीं थी। ठीक है, तो ये भी पीट्स इंडिया एक्ट 1784 की कमियों में से एक था, जो कि इस एक्ट के आने के बावजूद भी अभी भी ये कमियां जो है एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये कुछ पीट्स इंडिया एक्ट की जो ड्रॉबैक्स थी, कमियां थी, ये अभी भी इस एक्ट के आने के बावजूद भी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, ये अभी तक इन कमियों पर काम नहीं किया गया था। ठीक है, तो इन कमियों पर काम करने के लिए आगे के और भी बहुत सारे एक्ट्स आए। ठीक है, तो फ़िलहाल उन एक्ट्स को हम बाद में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको 1786 का ये अधिनियम समझ में आया होगा। ठीक है, और इसमें केवल हमने दो इसके प्रोविज़न्स देखें। ठीक है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की दो शर्तों पर आधारित था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी इसी तरह की यूपीएससी के से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।